प्रिय छात्र छात्राओं, आज आपको मानव नेत्र और दोष तो आपको बताए गए थे कि मानव नेत्र की क्या रचना होती है और कौन कौन से दोष मानव नेत्र में हो सकते हैं, उसका कारण क्या होता है, उसका निवारण क्या है। ठीक है, इन सब बातों पर चर्चा विस्तार से हुई थी। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपके यहाँ दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। एक जो है वह खगोलीय दूरदर्शी है, ठीक है, और दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ऐसी वस्तुएं जो कि आपको सीधे आंखों से नहीं दिखाई पड़ती या आंखों से देखने में आपको जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है। और ऐसी वस्तुएं जो दूर स्थित हैं, दूर होने के नाते आप उसका स्पष्ट प्रतिबिंब अपने रेटिना पर नहीं बना पाते हैं, ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो आपके कोर्स में दो तरह के दूरदर्शी हैं। एक तरह के दूरदर्शी को हम कहते हैं खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। ठीक है, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। ठीक है, और क्यों? क्योंकि इसमें अपवर्तन घटना होती है। ठीक है, दो लेंसों का प्रयोग होगा। अभी इसका फिगर हमने बनाया भी है, आपको विस्तार से बताया जाएगा। खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है, लेकिन खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में कुछ कमियां हैं। वो कमियां आपको बताएंगे हम। उन कमियों को दूर करके खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी बनाया गया। ठीक है, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, जिसमें अपवर्तन की जगह पे एक लेंस तो उसमें भी होता है, लेकिन एक बड़े लेंस की जगह पर वहां पर दर्पण का प्रयोग होता है। तो जो अपवर्तन घटना होती है उसकी जगह पर वहां परावर्तन घटना हो जाती है। समझ रहे बात को? तो उस दूरदर्शी को हम क्या नाम देते हैं? परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं? परावर्ती दूरदर्शी। तो आपको आज हम अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो कल आपको मिलेगा उसमें परावर्ती दूरदर्शी के बारे में और साथ ही साथ सूक्ष्मदर्शी के बारे में, है ना, बताया जाएगा। फिर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर में देखिए, जो विभेदन क्षमता है या विभेदन सीमा है, ठीक है, विभेदन क्षमता क्या होती है दूरदर्शी की, सूक्ष्मदर्शी की, विभेदन सीमा क्या होती है, क्षमता क्या होती है, ये पोर्शन कट गया है। ठीक है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी नहीं पढ़ना है। बात क्लियर हो गई इतनी सी? अब जो है आपको उसके पहले यहां पर क्या पढ़ना होगा? पहले आपको ये जानना है कि किसी भी दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? दर्शन कोण। और दर्शन कोण को बड़ा बनाना ही कहलाता है आवर्धन क्षमता। एक चीज आपको कहनी है कि आप लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स भेजा था, है ना, आपने कुछ न्यूमेरिकल्स भेजा था कि इसको बता दीजिए। तो वो न्यूमेरिकल आपको एक बार फिर से भेजना पड़ेगा, है ना। एक बार आप फिर न्यूमेरिकल भेज दीजिए। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान दीजिए, एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जो भी चैप्टर चल रहा हो उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप इमीडिएट पूछिए। उस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इमीडिएट पूछ लीजिए। क्योंकि मैं देखता हूं कि चैप्टर आगे वाला चल रहा होता है तो आप पीछे वाला वीडियो देखते हैं बाद में, तो बाद में आप उसको कवर करते हैं। समझ रहे हैं? आप तुरंत कवर कीजिए। 11 वाले जो छात्र हैं मैं देखता हूं ज्यादा क्यूरियस हैं। वो जैसे ही वीडियो डाला जाता है तो अधिकतम बच्चे उसको देख लेते हैं। और आप लोग जो है आज का वीडियो कल परसों 3-4 दिन बाद देखता हूं कि उसमें आप देख पाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है वीडियो तुरंत देखिए। वीडियो आपको तुरंत देखना चाहिए और तुरंत आप देखेंगे तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और साथ साथ चलेंगे हमारे। नहीं तो मैं अगला चैप्टर पढ़ाता रहूंगा तो आप पीछे का न्यूमेरिकल पूछेंगे। तो अब से जो है जो चैप्टर चल रहा हो उसके न्यूमेरिकल आप तुरंत पूछ लिया करिए। आज चैप्टर का अंतिम है, आज आपको अपलोड किया गया तो उसको आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। एक दिन न्यूमेरिकल तो मैं अपने मन से बताता हूं, उसके बाद आपके जो कमेंट आएंगे वो बताऊंगा। ठीक है, फिर आप न्यूमेरिकल्स बार बार पूछेंगे, पीछे वाला, तो अगला चैप्टर चल रहा होता है
उसको ब्रेक करके, उसको रोक करके पीछे वाला बताना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बहरहाल आपने जो पूछा है वो तो मैं बताऊंगा ही। आप एक काम करेंगे कि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने पूछा था, जो शेयर किया था ग्रुप में, वो ग्रुप में ना शेयर करके आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। ठीक है, अगर संख्या ज्यादा रहेगी तो मैं कुछ जो है वो लिख करके बता दूंगा और कुछ यहाँ वीडियो में बता दूंगा, लेकिन ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका, इसके बाद उसको बताऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर का भी न्यूमेरिकल और जो न्यूमेरिकल्स आपका है उसका भी, ये जो है इस चैप्टर के बाद आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, क्लियर होगी बात ना। चलिए, अब आपको पहले जानना क्या है कि दर्शन कोण क्या होता है। दर्शन कोण, देखिए दर्शन कोण क्या चीज है। ठीक है, दर्शन कोण क्या चीज है। जैसे किसी वस्तु को आप देख रहे हैं, ठीक है, छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु हो, कोई भी कैसी भी वस्तु हो, जब किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे ये वस्तु हमारे सामने है, इस वस्तु को हम देखेंगे जब, तो यह वस्तु हमारी आंख पर एक कोण बनाएगी, है ना। जैसे ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ठीक है, ये इसका सिर है, ये इसका पैर है, तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से एक लाइन खींचिए आपकी आंख को मिलाएगी, और यहां से भी एक लाइन खींचिए, ये भी आपकी आंख को मिलाएगी। तो ये दोनों जो है बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो आपकी आंख पर कुछ कोण बनाएगी। उस कोण को हम क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहा जाता है। इसी दर्शन कोण के कॉन्सेप्ट पर ही ये बेस्ड है। क्या बेस्ड है, दर्शन कोण के कॉन्सेप्ट पर ही ये बेस्ड है कि कौन सा ज्यादा क्षमता का सूक्ष्मदर्शी है या दूरदर्शी है, कौन सा कम क्षमता का है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि ये मानव नेत्र का रेटिना होता है ना, और मानव नेत्र का जो रेटिना होता है उसके सामने यहाँ क्या होता है, मानव नेत्र का एक लेंस होता है। बात क्लियर हो गई, ये मानव नेत्र का रेटिना है और ये मानव नेत्र का लेंस होता है। ये बात क्लियर हुई। अब जब दूर से प्रकाश किरणें आती हैं, जब दूर से प्रकाश किरणें आती हैं तो ये प्रकाश किरणें क्या होता है कि यहां से अपवर्तित होकर के यहां प्रतिबिंब बनाती हैं। इतनी बात सही हो गई। अगर कोई वस्तु, अच्छा अब देखिए ये आपकी आंख है, ठीक है, अच्छा लेंस है, यहां ये मुख्य अक्ष हो गया। समझिए आप देख रहे हैं किसी वस्तु को, जब कोई वस्तु इतनी बड़ी है, समझिए बात को, इतनी बड़ी वस्तु है तो यह वस्तु आपकी आंख पर एक कोण बनाएगी। जैसे ये मान लीजिए यही वस्तु हो गई, ये वस्तु हो गई, तो ये वस्तु आपकी आंख पर कोण बनाएगी ना। यहां से ऐसे मिला दीजिए, ये वस्तु आपकी आंख पर कोण बना रही है। मान लीजिए कौन सा कोण हो गया, सपोज कीजिए अल्फा कोण हो गया। ठीक है, क्या कोण हो गया, अल्फा कोण हो गया। अब अगर इस वस्तु को हम और नजदीक कर दें, यहां कर दें, समझ रहे बात को, यहां कर देंगे तो क्या होगा, यही वस्तु है, वस्तु तो वही है, हमने वस्तु को आंख के नजदीक कर दिया तो ये वस्तु अब क्या होगा, और थोड़ा बड़ा कोण बनाएगी, है ना। इस वस्तु को मान लीजिए पहले से आपने दूर कर दिया, यहां कर दिया, अब क्या होगा, देखिए ये वस्तु छोटा कोण बनाएगी। कहने का मतलब वही एक ही वस्तु है, जब वो दूर रहती है तो आंख पर छोटा दर्शन कोण बनाती है, और जब वह वस्तु नजदीक रहती है तो आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाती है। बात क्लियर हो गई। जब वो दूर रहती है तो छोटा दर्शन कोण बनाती है, और जब वो नजदीक रहती है तो बड़ा दर्शन कोण बनाती है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, किसी भी सूक्ष्मदर्शी का हो या दूरदर्शी का हो। ठीक है, वास्तव में जो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, वह क्या करते हैं, हमारी आंख को देखने में सक्षम बनाते हैं, हमारी आंख पर इतना बड़ा दर्शन कोण बना देते हैं कि वही वस्तु चाहे दूर की हो चाहे छोटी वस्तु हो, वो आपकी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाती है। जैसे मान लीजिए दूर पर तारे हैं, चंद्रमा है या अन्य खगोलीय पिंड हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि वो इतने छोटे दिख रहे हैं यहां से, कि वह इतने बड़े हैं, यद्यपि बड़े हैं लेकिन इतनी दूर हैं कि दूरी ज्यादा होने के नाते वो हमारी आंख पर इतना छोटा दर्शन कोण बना रहे हैं
ठीक है, कि हमको वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जैसे यही वस्तु है, अगर नजदीक है तो बड़ी हमको दिख रही है, दूर ले जाएंगे छोटी दिखेगी और छोटी दिखेगी, एक सीमा से ज्यादा दूर ले जाएंगे तो यह वस्तु दिखेगी ही नहीं हमको, यह वस्तु हमको नहीं दिखेगी, क्योंकि इसी वस्तु के द्वारा दूरी अधिक होने के कारण जो दर्शन कोण है हमारी आंख पर वो कम से कम बन रहा है, छोटा बन रहा है। समझ गए बात को? तो इसलिए जो है एक निश्चित दर्शन कोण आपकी आंख पर बनना अवश्य चाहिए, तभी आप किसी वस्तु को देखने में सक्षम हो पाएंगे। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब दूरदर्शी क्या करता है कि वह दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब आंख के सामने इतना नजदीक बना देता है कि आप उस वस्तु को देखने में सक्षम हो जाते हैं। अभी वस्तु हमारी बहुत दूर है, समझ रहे बात को, वो हमको दिख नहीं रही है, लेकिन जब उसका प्रतिबिंब हम नजदीक बना देंगे, इतना नजदीक बना देंगे कि उस प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा, वह वस्तु आपको दिखनी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, यही दूरदर्शी का सिद्धांत है। ठीक है, अब कौन सा दूरदर्शी ज्यादा जो है सफल होगा, कौन सा कम सफल होगा? हो सकता है कोई दूरदर्शी इतना ज्यादा नजदीक कर दे कि प्रतिबिंब जो है वो ज्यादा गुना, मतलब प्रतिबिंब आपकी आंख पर ज्यादा बड़ा दर्शन कोण बना दे। तो जो दूरदर्शी आपकी आंख पर, ठीक है, जिस दूरदर्शी द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आपकी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, ये कहा जाता है कि उस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्यादा है ना। अब एक देखिए वर्ड आया, कौन सा वर्ड है? आवर्धन क्षमता। अब इसके बारे में समझिए क्या चीज है ये आवर्धन क्षमता। इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्या है ये आवर्धन क्षमता? देखिए, आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को, ठीक है, बड़ा करके दिखाने की क्षमता। क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा होकर के दिखाएगा तभी तो जो है वो साफ साफ दिखेगा। जब वो प्रतिबिंब को बड़ा मतलब एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है, लेकिन इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ा पा रहा है कि वो साफ साफ दिखाई दे, तो फिर वो किस काम का आपके? ठीक है, इसलिए आवर्धन क्षमता का सीधा आशय होता है किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाने की क्षमता। अगर वस्तु की लंबाई छोटी सी है, मान लो x है, और उसका प्रतिबिंब 10x हो जाए, है ना, प्रतिबिंब उसका 10x हो जाए, 10x प्रतिबिंब कैसे होगा? वस्तु को इतना नजदीक कर दिया जाएगा कि उस वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण पहले की अपेक्षा, मतलब पहले जब वस्तु थी, वस्तु की अपेक्षा 10 गुना बड़ा हो। मतलब पहले का दर्शन कोण कम रहे और बाद का यानी प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण 10 गुना ज्यादा हो जाए, तो हम कहेंगे कि उस यंत्र की आवर्धन क्षमता कितनी है? 10 है। बात क्लियर हो गई? उस यंत्र की आवर्धन क्षमता कितनी हो गई? 10 हो गई। तो आवर्धन क्षमता, ठीक है, या मैग्नीफाइंग पावर का सीधा आशय होता है कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण को बढ़ाने की क्षमता। यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा आंख पर अधिक बड़ा दर्शन कोण बन रहा है, इसका मतलब उस यंत्र की आवर्धन क्षमता ज्यादा है। अब आपसे अगर आवर्धन क्षमता का सूत्र पूछा जाए कि आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वो आप सूत्र यहां नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आवर्धन क्षमता का। फार्मूला नोट कर लीजिए। आवर्धन क्षमता बराबर, ठीक है, क्या होगा? आवर्धन क्षमता बराबर, देखिए, प्रतिबिंब द्वारा, अब देखिए प्रतिबिंब में लगाया जाता है क्या? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि एक लेंस के बजाय 2 लेंस भी लगे होते हैं। तो पहला जो लेंस है वह प्रतिबिंब बनाएगा, फिर दूसरा लेंस भी बनाएगा प्रतिबिंब। तो अंतिम प्रतिबिंब जहां बने, वस्तु एक तरफ रखी हुई है, फिर उसके सामने एक लेंस पड़ेगा, फिर दूसरा लेंस पड़ेगा, तो दूसरे लेंस द्वारा फाइनल जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा
उस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे नीचे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, है ना। वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण नीचे रहेगा और इस वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब का मतलब कि दो लेंस अगर है, दोनों लेंस एडजस्टिंग के बाद अंतिम जो बनाते हैं प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण ऊपर रहेगा। तो फार्मूला क्या बनेगा? m इक्वल टू हो जाएगा बीटा अपान अल्फा। क्या होगा? m इक्वल टू हो जाएगा बीटा अपान अल्फा, जहां बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है और अल्फा जो है वह वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण है। इन दोनों का जो रेशियो आएगा, जैसे बीटा अल्फा का 10 गुना है तो आवर्धन क्षमता का मान 10 हो जाएगा। बीटा अल्फा का 20 गुना है एग्जाम्पल तौर पे, तो बीटा का m का मान जो है आवर्धन क्षमता का मान 20 हो जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये ध्यान देना है, इसका कोई मात्रक नहीं है, ये मात्रक विहीन राशि है। समझ गए बात को? ये क्या है? ये मात्रक विहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्लियर बात हो गई? चलिए अब इसके बाद आपको, अब यहां आ जाइए, अब खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में आते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आप साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, ऐसे ही खाली नहीं देखा जाता। ये हिस्ट्री के वीडियोज नहीं है, हिस्ट्री के या सिविक्स के इस तरह की वीडियो नहीं है, ये फिजिक्स है। इसको आप साथ साथ लिखेंगे तब समझ पाएंगे आप, और कम से कम 2 बार देखेंगे। ठीक है, चलिए खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी है ये। ठीक है, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती नाम क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि इसमें अपवर्तन घटना के परिणाम स्वरूप दूर की वस्तु को नजदीक देखा जाता है। ठीक है, 2 लेंसों का प्रयोग यहां पर किया गया है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं आपको, उसके बाद इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र कैसे आप प्राप्त करेंगे वो आप निकाल लेंगे। ठीक है ना। देखिए अभिदृश्यक लेंस, इसमें 2 लेंस होते हैं। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी में या खगोलीय अपवर्ती कह लीजिए दूरदर्शी में क्या होता है? 2 लेंस होते हैं। एक लेंस को हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस, है ना, या ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस। और दूसरा लेंस जो होता है उसको हम अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं, या आई पीस लेंस। आई पीस लेंस या अभिनेत्र लेंस, या उसको नेत्रिका कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा, वस्तु की तरफ जो रहेगा। वस्तु कहां पर है? वस्तु यहां पर दूर की वस्तु है, उसी को तो आप देख रहे हैं। तो दूर की तरफ जो लेंस रहेगा, मतलब आपने कोई दूरदर्शी लिया तो जो लेंस दूर की तरफ रहेगा यानी वस्तु की तरफ रहेगा, उसको हम कहेंगे अभिदृश्यक लेंस। वस्तु हमारी यहां पर है, वस्तु का आकार हमको नहीं पता है, वस्तु हमारी यहां पर है और ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है। ठीक है, तो अभिदृश्यक लेंस जो आपका है वह बड़ा होता है, अधिक फोकस दूरी का और बड़े द्वारक का होता है। तो बड़ी फोकस दूरी का, बड़े द्वारक का एक अभिदृश्यक लेंस होता है। बात क्लियर हो गई? बड़ी फोकस दूरी का, बड़े द्वारक का एक अभिदृश्यक लेंस होता है और कम फोकस दूरी का, छोटे द्वारक का एक कौन सा लेंस होता है? ये नेत्रिका, या इसको हम क्या कहते हैं? अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ये नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस ये कम फोकस दूरी का, छोटे द्वारक का होता है। बात क्लियर हो गई ना। चलिए ये दोनों क्या होते हैं? दोनों लेंस एक खोखली बेलनाकार पाइप पर कसे होते हैं। एक खोखली बेलनाकार पाइप होती है ना, उसी पाइप पर ये दोनों लेंस कसे होते हैं। और दोनों लेंस जो होते हैं आपके अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस, ये दोनों अलग अलग पाइपों पर रहते हैं। ठीक है, मतलब अभिनेत्र लेंस अलग पाइप पर और नेत्रिका जो है वो माफ कीजिएगा अभिदृश्यक लेंस अलग पाइप पर। लेकिन दोनों पाइपें जो होती हैं यानी धातु की खोखली बेलनाकार नलियां,
जिन पर ये कसे रहते हैं लेंस, वो एक दूसरे के अंदर बाहर आ जा करके एडजस्टमेंट कर सकती हैं या समायोजन कर सकती हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के अंदर बाहर आ जा करके क्या कर सकती हैं, समायोजन कर सकती हैं। ठीक है ना। तो आप इनको एडजस्ट करना हो तो आप दोनों लेंसों के बीच की दूरी को घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये अवदृश्यक लेंस हो गया और ये अभिनेत्र लेंस हो गया या नेत्रिका हो गई। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये दूर की वस्तु है। ठीक है, और दूर की वस्तु के सामने आपने अदृश्यक लेंस किया हुआ है। इसमें अदृश्यक लेंस का आकार बड़ा क्यों होता है, क्योंकि दूर स्थित वस्तु है ना, वस्तु का आकार जो है दूर बड़ा है या छोटा आपको दिख नहीं रहा है, वस्तु दूर है। तो दूर की वस्तु को देखना है तो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरणें इस लेंस के माध्यम से होती हुई अंदर की तरफ आए, क्योंकि जब कोई किसी लेंस से होकर के प्रकाश किरणों की संख्या ज्यादा गुजरती है तो उसका बना हुआ प्रतिबिंब कैसा बनता है, चमकीला बनता है, स्पष्ट बनता है। मतलब ज्यादा प्रकाश किरणें जो है अंदर प्रवेश करेंगी अवदृश्यक लेंस में तो प्रतिबिंब जो है चमकीला बनेगा। कम प्रकाश किरणें आएंगी तो प्रतिबिंब धुंधला बनेगा। तो ज्यादा प्रकाश किरणें अवदृश्यक लेंस के माध्यम से अंदर की तरफ आए तो क्या करते हैं उसके लिए हम अवदृश्यक लेंस बड़े द्वारक का लेते हैं। तो जब दूर से समांतर किरणें आती हैं अवदृश्यक लेंस में तो ये अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, कहीं काटेगी। अपवर्तन के पश्चात देखिए यहां पर काट रही हैं तो इस वस्तु का AB मान लीजिए वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब है यहां पर A1 B1 बन जाता है। इसका जो प्रतिबिंब है क्या बनता है, A1 B1 इसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, समझ गए आप। इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, A1 B1 इसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, अच्छा अब A1 B1 जो प्रतिबिंब है वो किसके द्वारा बना हुआ है, अवदृश्यक लेंस के द्वारा बना हुआ है। लेकिन ये प्रतिबिंब इतना छोटा बन गया है कि ये आपको साफ नहीं दिखाई देगा। तो जरूरत है इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाइंग करने की, बढ़ाने की, इसका आवर्धन बढ़ाने की जरूरत है। तो जब A1 B1 ये प्रतिबिंब बन गया आपका तो अब यह प्रतिबिंब आपका नेत्रिका के समीप होता है। ये हमारी नेत्रिका है, नेत्रिका की फोकस दूरी आप देख रहे हैं यहां पे है, FE यहां लिखा है ना, अरे FE डैश मतलब वही, इधर प्रथम फोकस दूरी उधर द्वितीय फोकस दूरी। ठीक है, तो ये नेत्रिका के फोकस दूरी के पहले है। और जब किसी लेंस के सामने कोई वस्तु फोकस के पहले स्थित होती है, किसी लेंस के सामने उत्तल लेंस के सामने वस्तु फोकस के पहले स्थित होती है तो उसका सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यह वस्तु जो है इसके सापेक्ष ये सीधा ही तो है, अगर ये उल्टा है तो ये भी उल्टा है, तो इसके सापेक्ष ये सीधा है। तो AB वस्तु से 4 किरणें निकलती हैं। ध्यान दीजिए, 2 किरणें पहले से ही आ रही हैं जिनके प्रतिच्छेद से ये आपको शीर्ष B1 मिला हुआ है। एक किरण यहां से ले लीजिए समांतर जाने वाली। समांतर किरणें क्या होता है कि अपवर्तन के पश्चात फोकस जाती हैं, तो ये फोकस आपका है, FE लिखा है, फोकस से जाएंगी। और एक किरण लेंगे आप प्रकाशिक केंद्र से, तो एक किरण प्रकाशिक केंद्र से हो गया, एक किरण हो गया फोकस से जाने वाली, और 2 किरणें पहले आती हैं तो लेंस के टकराने के पश्चात ये अपवर्तित होकर बाहर निकलती हैं। तो ये 4 किरणें हमारी जो है बाहर की ओर जब जाती हैं, है ना, तो वो क्या होता है, फैलती हुई जाती हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव होती हैं, फैलती हैं, अपसरित होती हैं। और जब इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वह एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, लगता है किसी बिंदु पर मिल रही हैं, उस बिंदु से वो जाती हुई प्रतीत होती हैं और उसी बिंदु पर A2 B2 प्रतिबिंब आपका बन जाता है। ठीक है, तो जो दूर स्थित वस्तु हमारी है, AB वस्तु है, उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, A2 B2, ये उसका प्रतिबिंब है जो कि वस्तु के सापेक्ष उल्टा तो है लेकिन बड़ा है, और इतना पर्याप्त मात्रा में ये बड़ा है कि वस्तु आपको साफ साफ स्पष्ट दिखाई पड़ जाती है। ठीक है, तो ये इसकी क्रियाविधि हो गई, समझ गए। अब आपको जो है आवर्धन क्षमता निकालना है। आवर्धन क्षमता आप कैसे ज्ञात करेंगे वो निकालना है। ठीक है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। देखिए, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हो या सूक्ष्मदर्शी की हो, सूत्र आपको बता दिया गया है। क्या सूत्र इसका है, M = होता है बीटा अपान अल्फा। M = क्या होता है, बीटा अपान अल्फा। ठीक है,
अब बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अल्फा क्या है ये तो बताया गया था, अभी तुरंत ही बताया गया है। बीटा जो है वो क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, और अल्फा क्या है, अल्फा है वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। बात क्लियर हो गई यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर बीटा और अल्फा जो है वो इतने छोटे कोण हैं। यहाँ बीटा अल्फा क्या है, बहुत छोटे कोण है। अरे भाई, दूर की स्थित वस्तु है, इतना छोटा आप आंख पर बनाएगी दर्शन कोण की वस्तु ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही है, और उसको जब प्रतिबिंब बनाएगा आपके नजदीक आएगा तो इतना बड़ा प्रतिबिंब होगा कि वो आपको दिखाई दे, बहुत बड़ा प्रतिबिंब नहीं हो जाएगा। तो यहां पर बीटा और अल्फा बहुत छोटे हैं, अति अल्प हैं। तो अत्यंत अल्प अगर कोण है बीटा और अल्फा, तो आपको पता है कि बीटा को आप टैन बीटा या साइन बीटा, जहां जैसी जरूरत हो, बीटा को टैन बीटा या साइन बीटा और अल्फा को साइन अल्फा या टैन अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बीटा की जगह हो जाएगा यहां पे टैन बीटा, और अल्फा की जगह हो जाएगा टैन अल्फा। बीटा की जगह हो जाएगा टैन बीटा, अल्फा की जगह हो जाएगा टैन अल्फा। तो यहां पर आप m की जगह पे क्या लग सकते हैं, यहां पे टैन बीटा अपान टैन अल्फा कर सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, m इज इक्वल टू टैन बीटा है, ठीक है। अब देखो टैन बीटा क्या है, बीटा यहाँ पे ध्यान दीजिए कहां पे है, ये तो अल्फा लिखा गया है, वस्तु आपकी बहुत दूर है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा है, और अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो अल्फा तो आप जान गए। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ है, अंतिम प्रतिबिंब ये है, देख रहे हैं इस चीज को, ये अंतिम प्रतिबिंब है। आंख कहाँ है, आंख यहाँ पे ई लिखा है ना, तो यही आपकी आंख है, ऐसे ये आपकी आंख, यहाँ पे आंख हो गई। तो आंख कहाँ मानी जाएगी, सेंटर उसका यहाँ माना जाएगा, यही सेंटर माना जाएगा उसका। तो कहने का मतलब A2 B2 के द्वारा आंख पर जो बना दर्शन कोण यही तो है, इसी को हम क्या लिखेंगे, बीटा। अब चाहे A2 B2 के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण मान लीजिए, चाहे आप A1 B1 के द्वारा मान लीजिए आंख पर बना दर्शन कोण, दोनों एक ही बात है। चाहे A1 B1 के द्वारा बनेगा, चाहे A2 B2 द्वारा बनेगा, वो तो एक ही बात हुई, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए, ये हो गया आपका, ठीक। अब टैन बीटा है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज हम A1 B1 E, ध्यान दीजिए, त्रिभुज क्या लिया हमने, A1 B1 E। अगर त्रिभुज A1 B1 E हम ले रहे हैं तो इस त्रिभुज में टैन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बताइए। टैन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। टैन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब होगा आपका A1 B1, आधार क्या होगा A1E, A1E। क्लियर बात हुई, एक एक स्टेप समझ लीजिए, जहां दिक्कत हो बताइए। अपान टैन अल्फा है, टैन अल्फा क्या होगा, अल्फा ये कोण है, तो टैन अल्फा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा A1 B1 बटे आधार क्या होगा, O से लेकर के A1 तक की दूरी, तो यहां हो जाएगा OA1, ठीक है, ठीक है। लंब बटे आधार होगा ना ये, तो क्या हो जाएगा A1 B1 लंब हो गया, आधार हो गया OA1। तो यहां से A1 B1 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऊपर चला गया, OA1 अपान A1E। क्लियर, ठीक है यहां तक ना, कोई दिक्कत तो नहीं। या m इज इक्वल टू हो जाएगा, अब चिन्ह सहित मान रखो, यहां तो A1 B1 कट गया, इसका चिन्ह कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। यहां पर आ जाइए, OA1 और A1E। OA1 क्या है, ध्यान दीजिए, OA1, ठीक है ना, OA1 क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है। देखिए समांतर किरणें जब आती हैं, है ना, समांतर किरणें जब आती हैं तो प्रतिबिंब कहां बनाती हैं, फोकस बनाती हैं। तो जब ये दूर से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं, अरे तिरछा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप तिरछा जो है लेकर के वस्तु की तरफ करेंगे तो तिरछा ही तो आएगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। तो यह जो आपका बना प्रतिबिंब है वह इस लेंस के फोकस पर है, और यह लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो यहां से यहां तक की दूरी पूछी जाए आपसे तो आप कहेंगे FO, क्या हो जाएगा, FO। अरे फोकस दूरी, किसकी फोकस दूरी, अब दृश्यक लेंस की फोकस दूरी।
तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। OA1 की दूरी क्या है, अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और क्योंकि दाईं तरफ है, लेंस में दाईं तरफ की दूरी है तो धनात्मक ली जाएगी, तो क्या हो जाएगा FO अपान A1E लिखा है ना। A1E क्या है, अभिनेत्र लेंस से वस्तु की दूरी। A1 पर वस्तु ही तो है, अरे A1 B1 वस्तु ही तो है, वस्तु नहीं है मतलब इस वस्तु का जो दूर स्थित वस्तु उसका प्रतिबिंब है, लेकिन पहले लेंस द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वही दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। तो इस लेंस के लिए यही वस्तु है, ठीक है ना, और इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है। पहले लेंस के लिए ये वस्तु है और पहले लेंस के लिए ये प्रतिबिंब है। तो हम दूसरे की बात कर रहे हैं। अभिनेत्र लेंस जो है उसके लिए ये वस्तु है, तो ये अभिनेत्र लेंस से वस्तु की दूरी होगी, और इसको हम क्या दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे UE, है ना। किसी लेंस से वस्तु की दूरी को U से दिखाते ही हैं। यहां पर चूंकि दो लेंस हैं इसलिए कंफर्म करने के लिए हम यहां पर E लगाएंगे। क्या लिखेंगे, UE, अभिनेत्र लेंस से वस्तु की दूरी, और क्योंकि बाईं तरफ है तो माइनस लिखा जाएगा, तो यहां माइनस लिखा जाएगा, UE लिखेंगे माइनस में, तो माइनस हम यहां लगा दे रहे हैं। तो ये आवर्धन क्षमता का व्यापक फार्मूला है। कैसा फार्मूला है, व्यापक। देखिए ध्यान दीजिए, ये नोटेबल है, ठीक है। आवर्धन क्षमता का ये व्यापक फार्मूला है, M इक्वल टू माइनस FO अपान FE, M इक्वल टू माइनस FO अपान FE, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब देखिए दो कंडीशन है। आवर्धन क्षमता ऐसे नहीं पूछी जाएगी कि आवर्धन क्षमता क्या सूत्र होगा। आवर्धन क्षमता बताइए दूरदर्शी की, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, दूसरा जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। दो कंडीशन होती है, ठीक है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो या जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, इन दो कंडीशन में पूछी जाती है आवर्धन क्षमता का क्या फार्मूला होता है। समझ गए, हो गया। चलिए अब यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे नंबर 1, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, ठीक है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, मतलब इसका क्या हुआ कि हमारी आंख यहां पर है, देख रहे हैं हमारी आंख यहीं पर तो है, और जो ये प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, ये वाला प्रतिबिंब, ये कहां बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब ये